हेलो फ्रेंड। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट देखा है, जो मैग्नेट होता है आप घर पे जो मैग्नेट्स होते हैं वही परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेट है। दिस इज मैग्नेट। ये मैग्नेट है। हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, तो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अच्छा, नॉर्थ पोल एग्जैक्ट बाउंड्री पे नहीं होता है और नहीं साउथ पोल एकदम बाउंड्री पे होता है। जो मैग्नेट है उसके बाउंड्री पे नहीं होते, थोड़ा सा अंदर होते हैं। तो ये नॉर्थ पोल भी इसके थोड़ा अंदर होता है, साउथ पोल भी इसके अंदर होता है। अच्छा, इस नॉर्थ पोल इस साउथ पोल के बीच की दूरी को बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ और इस बाउंड्री की जो बीच की दूरी होती है इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है और हमेशा ज्योमेट्रिकल लेंथ मैग्नेटिक लेंथ से ज़्यादा होता है। और हम पाते हैं कि इसका जो रेशियो होता है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0.84। याद रखें। तभी जो फर्स्ट पॉइंट आप याद रखना परमानेंट मैग्नेट के अंदर वो ये कि दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का मैग्नेटिक लेंथ अपान ज्योमेट्रिकल लेंथ का वैल्यू इसके बराबर होती है। क्यों होनी चाहिए भाई? देख रहे हो ये वैल्यू इससे छोटी है तो इसका रेशियो 0.84 होगा। रिवर्स करोगे तो 1 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। गुड, ठीक है। ये तो जानते हो कि नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या आता है? अब देखो, फर्स्ट पॉइंट आपको याद करना था। दूसरा पॉइंट, ये जो नॉर्थ पोल होता है इसको पॉजिटिव पोल की तरह से ट्रीट किया जाता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, वैसे पॉजिटिव पोल बोला जाता है। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल बोलते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज पोल होता है वो, तो इसको हम लोग प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस स्मॉल एम से, और इसको माइनस स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस साउथ पोल इज माइनस स्मॉल एम एंड दिस नॉर्थ पोल इज प्लस स्मॉल एम। अच्छा, किसी भी मैग्नेट से नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना, अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड। जैसे मान लो एक मैग्नेट ऐसा है, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसको दो भाग में आपने बांट दिया, ऐसे बांट दिया, तोड़ दिया, तो फिर ये इस तरीके से हो जाएगा ऐसे। ये वाला नॉर्थ पोल तो यही रहेगा और इस यहाँ पे साउथ पोल आ जाएगा। इसको एन डैश लिख लो, इसको एस डैश लिख लो। और ये साउथ पोल है तो यहाँ पे एस डबल डैश और इसको लिख लो एन डबल डैश, ऐसे लिखो। अच्छा रुको, एस डबल डैश एन डबल डैश ऐसे बन जाता है। मतलब इसको दो भाग में ब्रेक की तो इसका अलग इसका अलग। अब इसमें एक खासियत होती है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। मैग्नेटिक जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में डाइपोल नहीं पढ़ा था, डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। तो अगर सपोज करो इस पूरे का मैग्नेटिक मोमेंट P के बराबर M के बराबर है, मैग्नेटिक मोमेंट को M से रिप्रेजेंट करते हैं, M के बराबर है। अगर इसको आपने दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, लेट्स दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो जाएगा, इसका भी m/2 हो जाएगा। इसका मतलब जो अगर इसका लेंथ l के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो सेकेंड आप ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो अगर 1 से 2 के रेशियो बांटेंगे तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ हाफ तो भी आप निकाल सकते हो। थर्ड पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्थ पोल है इसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ से डील किया जाता है, मतलब पॉजिटिव स्मॉल एम चार्ज। ठीक है, तो देखिए इस m की वजह से, इस स्मॉल m की वजह से जो r दूरी पे एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, फील्ड उसको B1 से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स दिस इज B1 और इसकी वैल्यू आती है
म्यू नॉट अपान 4 पाई क्यू अपान क्यू करें, इसके जगह पे प्लस स्मॉल एम इसके बराबर आएगी। तो पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा ये मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से, अब मैग्नेटिक चार्ज को स्मॉल एम से। मैग्नेटिक चार्ज मैग्नेटिक मोमेंट में नाम में अंतर नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट इसे नहीं पढ़ते मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब जैसे डाइपोल मोमेंट वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट। और स्मॉल एम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे इसको गवर्न करेगा। ये जो निगेटिव चार्ज है इसके वजह से अगर कोई पूछे कि आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए तो अट्रैक्टिव होगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा तो निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ये है, मान लीजिए दूरी अगर सेम है तो v1 के ही बराबर आएगा और म्यू नॉट अपान 4 पाई स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर ही बनेगा, एकदम सेम बनेगा क्योंकि दूरी सेम है। 4 पॉइंट्स आपको याद रखना है। इस मैग्नेटिक मोमेंट में और इस मैग्नेटिक चार्ज में एक रिलेशन होता है, ये होता है कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू इसकी बीच की दूरी एल एम, ये होता है। ये तो डाइपोल मोमेंट में भी आपने पढ़ा था ना कि डाइपोल मोमेंट एक रिप्लेसमेंट में लगा सकते हो चाहो तो, इधर यहाँ पे इलेक्ट्रो नहीं, यहाँ पे डाइपोल, यहाँ पे मैग्नेट। डाइपोल में चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, पॉजिटिव चार्ज को, इसको प्लस स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, माइनस नेगेटिव चार्ज को माइनस स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हो, मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? क्यू इंटू डी, बीच की दूरी डी। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगा? स्मॉल एम इंटू दोनों के बीच की दूरी एल एम। देख रहे हो हर चीज सिमिलर आ रही है। सिमिलरली पॉइंट चार्ज के वजह से, और अगला रिप्लेसमेंट ऐसे करते हैं, इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो, फार्मूले में भी रिप्लेस कर सकते हैं। फार्मूले में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लिखो और उधर के फॉलो पाने के लिए रिप्लेस कर दो। ये है डाइपोल में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, इससे रिप्लेस करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इस रिप्लेसमेंट हम सारे फॉर्मूला लिख लेंगे। जैसे इस फॉर्मूले को लिखना था तो आप कैसे करते हो? ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखते हो? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो Q इज रिप्लेस बाय स्मॉल एम, तो स्मॉल एम। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बस आर तो आ ही रहेगा, आगे फॉर्मूला सारे फॉर्मूले तो लिख सकते हो। तो एक तो आपको इसे कॉपी करना है, एक इसे कॉपी करना है। अब पांचों पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस परमानेंट मैग्नेट की वजह से, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को लिखना, ठीक है। और सारा कंपेयर किससे करेंगे बेटा? डाइपोल से करेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m के बराबर है, तो इससे थीटा एंगल पे r दूरी पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहता हूँ। तो दो तरह का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, एक रेडियल एक एंगुलर आएगा। याद आ रहा आपको? डाइपोल में बताया था सेम चीज़। रेडियल एंगुलर BR से वहाँ पे ER से रिप्रेजेंट करते थे, ये D थीटा, वहाँ पे याद करो E थीटा से। और दोनों का रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड B कहलाएगा, और रेडियल डायरेक्शन से ये वाला एंगल अल्फा पे है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको अगर निकालना है तो ER वाले से रिप्लेसमेंट कर देंगे बेटा। जैसे ER का फॉर्मूला क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R क्यूब। तो फिर जब आप मैग्नेट में जाएंगे तो इसी BR को क्या लिखेंगे? BR को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी 2p cos थीटा से याद करो। दिस वन इज द 2p, तो 2p तो p इज रिप्लेस बाय m, तो प्योर क्या बनेगा? 2m cos थीटा बाई r क्यूब। तो देखिए, तो ER को क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। तो अब की बार BR क्या लिखेंगे? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको रिप्लेस करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से, p को m से, तो 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब। सिमिलरली जो E थीटा था, E थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन r क्यूब था,
तो बी थीटा क्या आएगा, दिस इज रिप्लेस बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड पी इज एम साइन थीटा अपॉन आर क्यू। टेन अल्फा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस के साथ जो एंगल बनाता है अल्फा, टेन अल्फा इट इज 1/2 tan थीटा, तो ये भी वही आएगा 1/2 tan थीटा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था याद करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट किए थे, तो ये फॉर्मूला बना था। इसमें भी एकदम सेम फॉर्मूला बनेगा, पी को एम से रिप्लेस कर दो, इस वाले को इससे रिप्लेस कर दो, बाकी सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप इतने फॉर्मूले को याद रखेंगे परमानेंट मैग्नेट के अंदर। मैं और जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना, वैसे यहाँ निकालेंगे। अगर मान लीजिए मैंने दो मैग्नेट दे दिया, पूछो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो एक के वजह से निकालो, दूसरे के वजह से निकालो, आंसर आ जाएगा। इसका सब पार्ट आप अलग से भी लिखवा सकता हूँ, लिख लीजिए। अगर मान लो ऐसा हो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से आर दूरी पे जो फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये एक्सियल पोजीशन है ना, एक्सियल पोजीशन मैग्नेटिक मोमेंट है मान लीजिए, तो दिस इज फील्ड बी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू होता है। और इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आर दूरी पे जो फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये नॉर्थ पोल है ना, तो ऐसे फील्ड देगा, साउथ पोल ऐसे, तो रिजल्टेंट उल्ट ऐसे बनेगा। समझ रहे हो कैसे? नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज होता है तो फील्ड ऐसे देगा, साउथ पोल नेगेटिव चार्ज होता है तो फील्ड ऐसे देगा, रिजल्टेंट बीच। और ये जो फील्ड होता है याद करो, ये कितना लिखते थे हम लोग, म्यू नॉट अपॉन एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। इसी का आधा होता है ना इक्वेटोरियल पे फील्ड की वैल्यू। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा, इसमें एक फील्ड लाइन आप अलग से ध्यान रखेंगे, मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से। नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, तो फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं ऐसे, और साउथ पोल से होते हुए अंदर आती हैं ऐसे, इस तरीके से। मतलब ये हमेशा क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाएंगे, हमेशा क्लोज लूप बनाएंगे। कहीं भी कोई भी लाइन ब्रेक होती नजर नहीं आएगी। ये फील्ड लाइन से ऐसे ऐसे। और एक और उदाहरण, जहाँ फील्ड लाइन की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे इस मैग्नेट के अंदर फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, और मैग्नेट से जितना दूर जाओगे फील्ड स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, कम होने लगेगा। क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, ठीक है? इसमें कह रहे हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 3 के बराबर है, और एक परमानेंट मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 4 के बराबर है, ठीक है? इसके सेंटर से 10 मीटर दूरी पे एक पॉइंट P है, तो फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। सेकेंड क्वेश्चन, इफ लेंथ ऑफ बोथ मैग्नेट आर 2 सेंटीमीटर, अगर इसका भी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, इसका भी लेंथ 2 सेंटीमीटर, फाइंड मैग्नेटिक चार्ज। तो दोनों मैग्नेट के मैग्नेटिक चार्ज की वैल्यू बता दी, ठीक है? तो देखिए सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो इसके बेस लिखो। अच्छा, इसके लिए एक्सियल पोजीशन है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा B1, और इसके इस मैग्नेट के लिए क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो N पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे फील्ड देगा, और ये निगेटिव इधर, तो B2 इधर आएगा। मतलब B1 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट एंड B2 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मैग्नेट। तो कोई पूछे B1 की वैल्यू कितनी होगी, B1 इज व्हाट, इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। क्यों, एक्सियल पोजीशन पे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, 3 है, तो क्या लिखेंगे 6, और आर की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 क्यू। तो दिस B1 इज 3/2 पाई म्यू नॉट इंटू 10 का पावर -3, दिस वन इज। और जो B2 है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, इसके लिए है फील्ड इक्वेटोरियल, वो आता है m अपॉन आर क्यू, आर तो अभी भी 10 है, और इसका m किसके बराबर है 4 के, यहाँ पे 4 रख दीजिए। तो मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कितना, 2 का टर्म बाहर निकालो, इससे 2 कैंसिल आउट करो, तो बनेगा 2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, एक ही बात है 4 × 4 1, तो 2/2 1, बट कैलकुलेशन इसके बेस पर लिखा तो इजी रहेगा, इंटू 10 की पावर -3। आप कोई पूछे नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कॉमन करके बाहर आएगा, बाहर क्या आएगा
म्यू नॉट अपन 2 पाई 10⁻³ बाहर आएगा एंड अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 और 9 13। इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया कहाँ पे, पॉइंट पी पे। सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ लेंथ ऑफ बोथ मैग्नेट आर 2 सेंटीमीटर फाइंड मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक चार्ज देखो मुझे पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ और नहीं होता है, मैग्नेटिक चार्ज इनटू बीच का लेंथ होता है। तो अगर मैं M1 की बात करूँ, फॉर मैग्नेट M1 इट इज फॉर स्मॉल m1 लिख लीजिए इनटू L किसके बराबर है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रख दीजिए। इससे M1 कितना आएगा, दिस वन इज 200, 2 आएगा 10⁻² इधर, तो इतना आ गया। अब बात करेंगे सेम चीज M2 के लिए। M2 कौन सा है, ये वाला मैग्नेट है, नहीं हाँ M2 मैग्नेट है, इट इज 3, तो 3 इज इक्वल टू M इंटू L, तो M2 L अगेन 2 सेंटीमीटर है क्योंकि सेम दिया गया था। तो ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे दिखा दूँ इसको। जब कैलकुलेट करेंगे तो M2 की वैल्यू आ जाएगी, दिस वन इज 1.5 मतलब 150 आ गया। इस तरीके से आपने मैग्नेटिक चार्ज निकाल लिया दोनों का और आपने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। ओके, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड b के बराबर है, और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट में एंगल थीटा है। तो जब हम लोग किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, द सिमिलरली डाइपोल की तरह से, जैसे डाइपोल को रखते हो तो टॉर्क लगेगा, वैसे इस पर भी लगता है। और टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो कैलकुलेट होती है m क्रॉस b के साथ से। याद करो वहाँ पे p क्रॉस e लिखते थे, अब की बार m क्रॉस b लिखूंगा। डायरेक्शन भी m क्रॉस b, राइट हैंड थंब रूल वेक्टर मेथड से आ जाएगा। m की तरफ फिंगर करो, b की तरफ घुमा दो, तो थंब बता रहा है कि रोटेशन ऐसे होगा, ऐसे अपने सेंटर ऑफ मास के ऊपर, क्योंकि नेट फोर्स इसमें 0 आएगा। टॉर्क इज m क्रॉस b, टॉर्क इज m क्रॉस b। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम चार्ज के हेल्प से समझ सकते हैं इस तरीके से। ये n पॉजिटिव चार्ज है, ये s निगेटिव चार्ज है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड b है, इस पे फोर्स ऐसे लगाएगा m इंटू बी के बराबर। तो q इंटू ई होता है ना, q इंटू ई, तो अब बार m इंटू बी, पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और इस पे इस तरीके से लगेगा, और ये किधर लगेगा m इंटू बी उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। और जब इसका टॉर्क निकालोगे इसके सेंटर ऑफ मास के ओर, तो हम m क्रॉस b में प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, लेंथ n, तो एक तो पॉइंट आपको याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है ये समझने के लिए। तीसरा पॉइंट, ये जो मैग्नेट है ना इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इसकी एक एनर्जी आएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी, दिस वन इज -m.p। -m.p। ठीक है, और एक और चीज़ इलेक्ट्रिसिटी बताया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आएगी, जब टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 होगा, तो टॉर्क 0 कब होगा, जब m और b एक दूसरे के पैरेलल एंटी पैरेलल होंगे। तो अगर कोई पूछे स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो u की वैल्यू -mb बनेगा। और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू mb बनेगा। इन दोनों ही केस में टॉर्क क्या रहेगा, 0 आएगा। और अगर इसमें हम बात करें डायपोल के डायरेक्शंस की, तो टॉर्क, अच्छा टॉर्क 0 कब होगा, जब m 0 होगा। अच्छा स्टेबल में क्या होना चाहिए, ये जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से है मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर का है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड्स, अगर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन में है, तो दिस वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे, देखो इसमें समझ आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 है,
तो एम डॉट बी क्या आएगा, माइनस एम बी आएगा, माइनस एम बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। और कैसे, ओरिएंटेशन से भी समझ सकते हो, हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ो तो वापस उसी पोजीशन में आना चाहेगा, ठीक है। और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में होना चाहिए, दिस वन इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा कि अगर आप डाइपोल को हल्का सा टिल्ट करके छोड़ेंगे तो उधर ही घूम जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो आप इतनी चीज़ों को फिलहाल क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसे कॉपी करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब रखा जाता है मैग्नेट को, उस पर अगर बहुत ही स्मॉल एंगल घुमाया जाता है तो फिर वापस आना चाहेगा, वापस तो मीन पर आता है स्पीड मैक्सिमम एनर्जी की वजह से आगे, तो ऐसे ऑसिलेशन होता है। तो ये टाइम पीरियड देता है, एसएचएम होता है, एंगुलर एसएचएम। तो वो हम कैसे निकालते हैं, इस पर जब टॉर्क आएगा, थर्ड पॉइंट, थर्ड होगा ना, फोर्थ लिखने जा रहा है, ध्यान से देखते रहना। टॉर्क आएगा m क्रॉस b, इट इज mb sin थीटा। टॉर्क इज I अल्फा, I सेंटर ऑफ मास का अबाउट, अगर फ्रीली सस्पेंडेड है तो, अदरवाइज कहीं फिक्स होगा तो फिक्स के अबाउट I लिखोगे। अब फ्रीली सस्पेंडेड हवा में, फ्रीली सस्पेंडेड है तो ए सेंटर ऑफ मास का अबाउट आएगा, ICM लिख लो। mb इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ, अल्फा की वैल्यू क्या है, mb अपान ICM इंटू थीटा, बट डायरेक्शन उल्टा आएगा, क्यों, थीटा के अपोजिट अल्फा आएगा, क्योंकि रोटेट आप ऐसे किया हो तो हमारा उल्टा सेंस में, आपने थीटा इधर दिया, थीटा इधर दिया है और टॉर्क ऐसे लग रहा है, स्टेबल करीब ना वापिस आना चाहेगा, तो माइनस साइन अपने आप ही आ जाएगा, यहीं पे माइनस साइन लिख लीजिए। अच्छा, ये अल्फा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा को गॉड कर रहा है, तो इससे ओमेगा कंपेयर करेंगे, ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट MB अपान ICM। तो टॉर्क क्या आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। आपको याद क्या करना है, वो ये याद करना है कि जो टाइम पीरियड होगा इट इज़ 2 पाई बाई ओमेगा एंड दिस वन इज 2 पाई रूट ICM, या I लिख लो, I अपान MB। फ्रीली सस्पेंडेड होगा किस पर लिखोगे, सेंटर ऑफ मास के। तो टाइम पीरियड इज दिस वन, आप इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। तो टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स का, टॉर्क का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और स्टेबल का है, अनस्टेबल का है, और टाइम पीरियड क्या होगा, इसको याद रखेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 100 यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड 100 टेस्ला है, इस मैग्नेट का लेंथ 1 मीटर है और इसका मास 2 kg है। कह रहा है फाइन टाइम पीरियड, इस मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ते हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। सेकेंड है कि अगर मैग्नेट को मैं इज हाफ देन फाइन टाइम पीरियड, अगर मैग्नेट को मैंने आधा कर दिया तो आधे पार्ट को मैग्नेटिक फील्ड में रखूँगा तो टाइम पीरियड कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट I अपान MB होता है। तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो डिफॉल्ट केस में हम लोग मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। तो I रॉड है जिसका मास m है, लेंथ 1 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m L स्क्वायर बाई 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेंटर ऑफ मास अबाउट mL स्क्वायर बाई 12 अपान MB अपान MB। वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो 2 पाई, व्हाट इज स्मॉल m, स्मॉल m इज द मास ऑफ मैग्नेट इज 2 kg, व्हाट इज L, L इज 1 मीटर, 12 और मैग्नेटिक मोमेंट क्या है 100 है, B भी 100 है, प्लेस कर दीजिए। तो 100 इंटू 100 इट इज 10 टू द पावर 4। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये 6 का टर्म बनेगा, तो 2 पाई और 100 टर्म बाहर आएगा एंड रूट 6 बनेगा। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, लेट्स दिस इज T0। अब क्वेश्चन में क्या रहेगा, फर्स्ट सेकेंड पार्ट में, कि अगर मैग्नेट को हाफ कर दिया गया तो टाइम पीरियड क्या होगा। हाफ कर दिया आपने, तो हाफ करने का मतलब आपने ऐसे बांट दिया, तो बांटने के बाद क्या होगा, हाफ करने के बाद इतने पार्ट का जो मास होगा, मास तो आधा हो जाएगा m/2,
लेंथ भी तो आधा हो जाएगा, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हाफ किया था, तो m/2 हो गया। तो इसमें क्या होगा, जो टाइम पीरियड आएगा अगेन t1 इज 2 पाई रूट आई की जगह पे क्या लिखेंगे, आई की जगह पे क्या लिखेंगे, मास आधा हो गया ना, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या बनेगा, फार्मूला तो यही बनेगा ना, मास क्या किया आपने, आधा कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m/2, लेंथ आपने आधा कर दिया, तो l की जगह पे l/2 का स्क्वायर, इट इज l² बाई, अच्छा सुनो, मास की जगह पे m/2 तो 2 नीचे आएगा, l की जगह पे क्या लिखा आपने l/2 तो l² बाई 4 नीचे आएगा, और ये 12 तो यहीं पर आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या किया, m/2 कर दिया, लेकिन बाहर का फील्ड b तो अभी भी वही रहा, उसको तो चेंज किया नहीं, तो b को यही रहने दो। अब इससे वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 कट गया, और ये 4 का अंडर रूट बाहर आएगा, तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ ml² डिवाइड बाई 12 अब देखना ये पूरी वैल्यू सेम है, फर्क क्या है, 1/2 का, 2 का डिवाइड है, दिस मीन्स ये जो टाइम t0 आया है इसका हाफ हो जाएगा, तो टाइम पीरियड बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन 2 कर रहे हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 100 है, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला में रखा गया है, इनिशियल एंगल इज 90 डिग्री, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री, मास ऑफ मैग्नेट इज 2 kg, लेंथ इज 2 मीटर। कह रहा है जस्ट आफ्टर रिलीज फाइंड अल्फा, इस रॉड को रिलीज करने के तुरंत बाद अल्फा की वैल्यू बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन रॉड इज रोटेट बाई 90 डिग्री फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। तो चलो कुछ नहीं, अल्फा निकालना है तो आपको किसका रखना पड़ेगा, टॉर्क का, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, तो टॉर्क क्या लिखेंगे आप, m क्रॉस b, तो m क्रॉस b इज mb साइन थीटा, थीटा इज व्हाट, थीटा इज 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड और m के बीच का एंगल है 90, साइन 90 इज 1, तो बनेगा mb, एंड टॉर्क इज व्हाट, इट इज आई अल्फा, आई इज ml² बाई 12 इंटू अल्फा, m की वैल्यू प्लेस करिए, इट इज 100, मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू प्लेस करिए, इट इज 10, this one is the mass, ml² by 12, mass is what, 2 kg, length is 2 meters, ये 4 into 4 का टर्म इससे 3 बताएगा, 3000, ये कितना आएगा 3, इधर आएगा 2 नीचे आएगा, दिस वन इज नथिंग बट 1500 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज अल्फा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि रॉड की 90 घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन रॉड जितना घूमेगा अल्फा उतना चेंज होगा, बिकॉज ऑफ थीटा चेंज होगा तो m क्रॉस b चेंज होगा, तो ये अल्फा चेंज हो जाएगा, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है। मैं उससे बचना चाहता हूँ, क्या करूँगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, तो इस स्टेप पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी माइनस m डॉट बी, तो माइनस m डॉट बी, एंगल क्या है 90, तो कॉस 90, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी माइनस m डॉट बी इक्वल्स टू, जब ये इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा तो नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, तो डायरेक्शन m का इधर होगा, तो दोनों के बीच एंगल 0, तो काइनेटिक क्या लिखेंगे, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और माइनस m डॉट बी, तो एम बी इंटू कॉस 0 डिग्री, m और b के बीच एंगल 0 डिग्री। अब इसको ना सिंप्लीफाई करना यहाँ पे, तो ये mb बनेगा, इधर भेज दो, तो ये 2 का टर्म इधर आएगा, इट इज 2mb इज इक्वल्स टू आई ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, दिस वन इज 2mb डिवाइड बाय आई का अंडर रूट, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml² बाई 12 लिख देंगे, ml² बाई 12, उठा के वैल्यू प्लेस कर दो, ये और ये और ये, आपको ओमेगा मिल जाएगा। तो जब भी परमानेंट मैग्नेट को रिलीज किया जाएगा और आपसे पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी बताइए या वर्गडन बताइए, तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हेल्प लेंगे, और अगर अल्फा पूछेगा तो टॉर्क रॉड m क्रॉस b का हेल्प लेंगे। ठीक है, थैंक यू।